So in part 1 of basic structure doctrine, we understood how basic structure doctrine was born. बट द लीगल गेम बिगिंस नाउ। बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, बट क्या पार्लियामेंट ने हार मान ली थी? तो उसका आंसर क्या है? नहीं, पार्लियामेंट ने हार नहीं मानी थी। सो पार्ट 2 में हम देखेंगे फाइनल बैटल, जब पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 368 में क्लॉज 4 क्लॉज 5 जो है ऐड करके जुडिशरी को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट दिया, लाइक इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, मिनेर्वा मिल केस एंड वामन रॉ केस. So this part is going to be very important, extremely important for proper understanding of this concept and for exam. So hello everyone, welcome back. Welcome to part 69 of our Indian Polity lecture series. And in this video, we are going to continue the basic structure doctrine. So these are the topics which we are going to cover in this video. तो चलिए start करते हैं and we will start with इंदिरा गांधी versus राज नारायण केस. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो कॉन्सेप्ट आ चुका था, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे जजमेंट जो है वो दिए गए हैं उसको हम देखेंगे. सो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस का फाइनल जजमेंट जो है 1975 में आया था. 1971 की बात है जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ और रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी जी हैं वो जीत जाती. और इस केस को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए. आप इमेजिन कीजिए कि आप एक मैच खेल रहे हैं और वो मैच आप हार गए, बट अपनी हार मानने के बजाय आप क्या करते हैं कि उस मैच के जो रूल्स हैं उन्हीं को बदल देते हैं ताकि आप हमेशा जो है वो विनर बने रहें. तो क्या ये फेयर होगा? नहीं. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस. सारी चीजें जो है वो नॉर्मल लग रही थी अंटिल वन पर्सन चैलेंज्ड इट. एंड हु वाज दैट पर्सन? दैट पर्सन वाज राज नारायण. राज नारायण ने इलेक्शन पिटिशन जो है वो फाइल किया और कहा कि रायबरेली की सीट से इंदिरा गांधी जो इस इलेक्शन में जीती हैं लोकसभा का सीट, ये इलेक्शन जो है ये इनवैलिड डिक्लेयर होना चाहिए क्योंकि इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस हुआ है. इंदिरा गांधी जी ने अपने पावर का यूज करके इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है. केस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है और जून का महीना था, गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी के लिए गर्मी जो है वो और बढ़ा दी. कैसे? तो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया 12 जून 1975 को और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये इनवैलिड है एंड इंदिरा गांधी जी जो हैं वो गिल्टी पाई गई हैं, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस जो है वो हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? तो जैसे ही इलेक्शन जो है वो कोर्ट के द्वारा इनवैलिड घोषित कर दिया गया था, तो जो इंदिरा गांधी जी जो हैं उनको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था, उनको अपना पोस्ट जो है छोड़ देना था. पर यहाँ पे इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं कि अपने पोस्ट को सिक्योर करने में वो लग जाती हैं और इस जजमेंट के अगेंस्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो करना शुरू कर देती हैं. सो इसके बाद क्या होता है? इमीडिएट एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से देखने को मिल जाता है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलता है. एंड इमीडिएट रिस्पांस में क्या होता है कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ला दिया जाता है, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 329A जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड व्हाट वाज द मेन पर्पस, व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ इंसर्टिंग आर्टिकल नंबर 329A? तो मेन गोल था, मेन पर्पस था टू प्रोटेक्ट द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर कोर्ट इनवैलिडेटेड इट. यानी इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में जो जजमेंट दिया गया था उस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए आर्टिकल नंबर 329A जो है वो ला दिया गया बाय 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो आर्टिकल नंबर 329A में क्या कहा गया था? आर्टिकल नंबर 329A में कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट अगर क्रिएट होता है तो वो इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट के द्वारा नहीं देखा जाएगा. कोर्ट जो है उसके ऊपर जुडिक्शन नहीं दे सकती है. इसके लिए पार्लियामेंट जो है वो एक बॉडी बनाएगी, वो एक ट्रिब्यूनल बनाएगी और वो जो बॉडी है या वो जो ट्रिब्यूनल है उसकी क्या ऑथोरिटी रहेगी, क्या पावर रहेगी, ये भी पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा. और वो जो बॉडी है वो डिसाइड करेगी कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था या फिर लोकसभा स्पीकर का जो इलेक्शन हुआ था ये सही था कि नहीं था. ठीक है, ऑथोरिटी मेड बाय पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ चेक करेगी क्या चीज को? तो इलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर एंड इलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा स्पीकर.
तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से पार्लियामेंट को फुल अथॉरिटी जो है वो मिल जाती है कि वो डिसाइड करेगी कि कौन इलेक्शन डिस्प्यूट को हैंडल करेगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर। सो इंस्टेड ऑफ कोर्ट, पार्लियामेंट जो है वो अब एक स्पेशल बॉडी क्रिएट करेगी, एक ट्रिब्यूनल या फिर अथॉरिटी बनाएगी जो कि चेक करेगा इन चीजों को, और उसके जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी पावर्स होंगे, जो भी जुरिडिक्शन की लिमिटेशन होंगी, वो भी पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन का केस जो है कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, ये कह दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, तो हमें यहाँ से और क्या देखने को मिलता है कि रूल ऑफ लॉ जो है उसका वायलेशन हो रहा है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो है उसका वायलेशन क्यों हो रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन कैसे है? क्योंकि क्या कॉन्स्टिट्यूशन वीआईपी लोगों के लिए अलग है? नहीं। क्या स्पेशल प्रोटेक्शन अगर प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर को दिया जाएगा तो ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं हुआ? ये वायलेशन हुआ। एंड रूल जो है क्या वो सभी के लिए इक्वली अप्लाई हो रहा है? नहीं। यहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर को स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो दी जा रही थी, जिसकी वजह से रूल ऑफ लॉ का वायलेशन यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाता है। देन मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट क्या था? क्लॉज 4 आर्टिकल नंबर 329 ए का, जिसके द्वारा ये कहा गया दैट एनी कोर्ट जजमेंट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन विल नॉट अप्लाई। यानी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से रिगार्डिंग जो भी जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो अप्लाई नहीं होगा। साथ ही साथ ये कहा गया दैट प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन डिक्लेयर्ड वैलिड ऑटोमेटिकली। ये जो क्लॉज 4 था आर्टिकल नंबर 329 ए का, उसके द्वारा कह दिया गया कि जो भी इलेक्शन हुआ प्राइम मिनिस्टर का वो वैलिड ही है, उसको इनवैलिड घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या हो रही है? सबसे पहली चीज जो यहाँ पे गलत रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो ये है कि जुडिशरी को पूरी तरीके से हटा दिया गया। कोर्ट के पास अब कोई पावर नहीं है कि वो इलेक्शन डिस्प्यूट को रिव्यू कर सके, यानी जुडिशियल रिव्यू जो है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया। देन स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है उनको ये स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये प्रोटेक्शन इक्वली नहीं अप्लाई हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो गलत रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। साथ ही साथ रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जो है वो दे दिया जाता है, यानी पास्ट में कोई भी अगर इलीगल इलेक्शन हुए थे वो भी लीगल बना दिए गए। रूल जो है बदल दिया गया इस गेम के बाद, यानी इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन जीता था रायबरेली का 1971 में, वहां से गेम का रूल जो है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया और जो भी इलीगल इलेक्शन थे उनको भी लीगल जो है वो कर दिया गया बाय ब्रिंगिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम बन जाती तो संविधान जो है उसका क्या से क्या हो जाता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो क्लॉज 4 है आर्टिकल नंबर 329 ए का, वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के किन एलिमेंट्स को आर्टिकल नंबर 329 ए का क्लॉज 4 जो है वो वायलेट करता था? तो जुडिशियल रिव्यू को ये वायलेट करता था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ये वायलेट कर रहा है, देन रूल ऑफ लॉ जो है उसको भी ये वायलेट कर रहा है। और इनके बेसिस पे जो क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल नंबर 329 ए है उसको पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें देखने को मिलता है जो कि आया था 1976 में, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया गया क्योंकि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था इसके द्वारा संविधान में बहुत सारी चीजें जो है वो बदली गई थी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया क्यों गया था? क्योंकि केशवानंद भारती केस का जजमेंट जो है वो दे दिया गया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका था। हमने देखा कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण जो केस था उसमें जजमेंट जो है वो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में गया, और जब इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में वो जजमेंट आया तो अपने पोस्ट को सिक्योर करने के लिए अमेंडमेंट जो है वो किए गए और उस अमेंडमेंट को भी फिर स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसके बाद फिर वापस एक अमेंडमेंट लाया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और अपने पोस्ट को सिक्योर करने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो खुश नहीं थी
पार्लियामेंट जो है वो कोशिश कर रही थी कि वो अपने आप को सारा पावर जो है वो दे ले एंड पार्लियामेंट जो है वो ओवर पावर कर जाए सुप्रीम कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर जो है वो पार्लियामेंट अपने पास रख ले और पार्लियामेंट जो मनचाहा बदलाव करना चाहे वो बदलाव वो कर सके, ये वो चाहती थी, ये पार्लियामेंट की मंशा थी। देन क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 जो है वो आर्टिकल नंबर 368 में जोड़ा गया। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल नंबर 368 में क्या कहा गया, दैट नो कोर्ट कैन चेक अमेंडमेंट, यानी आर्टिकल नंबर 368 में एक क्लॉज जोड़ा गया, क्लॉज 4, और कहा गया कि कोई भी अमेंडमेंट अगर सरकार करती है तो जुडिशरी जो है, कोर्ट जो है उसको चेक नहीं कर सकती है उन अमेंडमेंट्स को। यानी बात वहीं पे आ गई कि अमेंडमेंट इज नॉट इक्वल टू लॉ जो है वो पार्लियामेंट यहाँ पे कह रही है। लॉ वर्ड कहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, आर्टिकल नंबर 13 के तहत जो डिफाइन किया गया है, ठीक है। देन आर्टिकल नंबर 368 का क्लॉज 5 के तहत ये कहा गया दैट नो लिमिट एग्जिस्ट ऑन व्हाट पार्लियामेंट कैन अमेंड, यानी आर्टिकल नंबर 368 के क्लॉज 5 में ये बात जोड़ दी गई कि पार्लियामेंट जो है वो कितना भी अमेंडमेंट, जो भी अमेंडमेंट करना चाहे वो अमेंडमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट के पावर के ऊपर रिगार्डिंग अमेंडमेंट कोई लिमिट नहीं रहेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दे दिया गया 1973 में, वो पूरी तरीके से यूजलेस बन जाता है बिकॉज ऑफ क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 विच वाज एडेड अंडर आर्टिकल नंबर 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में जो किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो पूरी तरीके से यूजलेस हो गया यहाँ से। तो ये संवैधानिक रूप से गलत क्यों था, बिकॉज ये जो अमेंडमेंट लाया गया इसके द्वारा डायरेक्ट अटैक किया गया ऑन कोर एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और जुडिशियल रिव्यू जो है वो कोर एलिमेंट के अंदर आता है, लिमिटेड अमेंडिंग पावर जो है वो भी कोर एलिमेंट के अंदर आता है। पार्लियामेंट जो है वो कहती है कि कोर्ट जो है वो अमेंडमेंट को चेक नहीं कर सकते हैं कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है, और साथ ही साथ ये कह दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर है, पार्लियामेंट के पास लिमिटेड अमेंडिंग पावर नहीं है। और इस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो सबसे पावरफुल बन जाती है, वो सुप्रीम बन जाती है ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन को वायलेट कर दिया गया बाय पार्लियामेंट, तो यहाँ पे ये चीज जो है वो फिर स्ट्रक डाउन की जाएगी। देन हम देखते हैं मिनेर्वा मिल केस, जो कि 1980 में इसका जजमेंट आता है, और इस केस में क्या चैलेंज किया गया था। सो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था उसके कुछ पार्ट्स को चैलेंज किया गया था अंडर दिस मिनेर्वा मिल केस। स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 368 एंड आर्टिकल नंबर 31C को चैलेंज किया गया था मिनेर्वा मिल केस के अंदर। और हमें याद रखना है कि कुछ ही प्रोविजंस जो हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के वो स्ट्रक डाउन किए गए थे, पूरा का पूरा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो स्ट्रक डाउन नहीं किया गया था। सो क्या क्या चीजें जो है वो स्ट्रक डाउन की गई थी। तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत हमने देखा था कि क्लॉज 4 क्लॉज 5 जो है वो जोड़ा गया था। तो ये दोनों जो क्लॉजेस हैं इनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया जुडिशरी के द्वारा। कहा गया कि पार्लियामेंट जो है वो अनलिमिटेड पावर होल्ड नहीं कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अमेंडमेंट जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है, ये कोर्ट ने कह दिया। देन आर्टिकल नंबर 31C, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि पार्लियामेंट ने ये कहा कि आर्टिकल नंबर 31C के तहत जो भी डीपीएसपीज हैं उन सबको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या कहा गया था कि आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C जो है वो आर्टिकल नंबर 31C के तहत इंप्लीमेंट किए जाएंगे, और इसको इंप्लीमेंट करने की वजह से किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो वो हनन नहीं माना जाएगा। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या कह रही थी सरकार कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर चीजें कही गई है, जो भी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, उन सब को हम आर्टिकल नंबर 31C के तहत इंप्लीमेंट करेंगे, और उससे अगर किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो वो हनन नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सपेंशन को भी क्या किया, नल एंड वाइड घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, आप आर्टिकल नंबर 31C के तहत सारे डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में बन के रहना चाहिए, ठीक है। तो
क्या कहा गया कि आर्टिकल नंबर 31C के तहत आप सिर्फ आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C जो है उसी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, सारे डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी पार्लियामेंट जो है वो अपने आप को अनलिमिटेड नहीं बना सकती है। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है संविधान में, पर वो ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती है कि जुडिशरी से वो जुडिशियल रिव्यू का पावर ही छीन ले। ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर बैलेंस जो है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में बन के रहना चाहिए, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है ऑन हार्मनी बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस चीज को इंश्योर करना होगा पार्लियामेंट को। देन वामन राव केस जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि कोर इशू आता है 9th शेड्यूल से रिगार्डिंग। 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल जिसके अंदर कोई भी लॉ अगर पहले बना के डाल दिया जा रहा था उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं हो सकता था। जुडिशरी नहीं चेक कर सकती थी कि वो पर्टिकुलर लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ लॉ जो हैं वो केशवानंद भारती केस के जजमेंट से पहले जोड़े गए 9th शेड्यूल में, और कुछ जो लॉज हैं वो 9th शेड्यूल में केशवानंद भारती केस के बाद जोड़े गए। तो कोर्ट ने डिसाइड किया एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखने के लिए, ताकि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में वो खत्म हो सके। जुडिशरी ने ये कहा कि जिस दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था वो हम टाइमलाइन जो है सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 24 अप्रैल 1973। तो जो जुडिशरी है वो कहती है कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी लॉज 9th शेड्यूल में डाल दिए गए थे उनको हम चेक नहीं करेंगे, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी ये लॉज जो हैं ये सारे सेफ हैं। बट कोई भी लॉ अगर बना के 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है आफ्टर 24 अप्रैल 1973, तो जुडिशरी उन चीज़ों को चेक कर सकती है। जुडिशरी देखेगी कि वो लॉज हैं वो सही हैं कि नहीं हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं तो उनको नल एंड वाइड जो है घोषित किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। तो ये एक बैलेंस जो है वो बना के रखने की कोशिश की गई, ये टाइमलाइन जो है वो डिसाइड किया गया बाय जुडिशरी। सो बेसिक स्ट्रक्चर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं दे रखी है कि ये पर्टिकुलर चीजें जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर फॉल होती हैं। जी नहीं, ये जो एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के ये केस बाय केस इवॉल्व होते आए हैं और होते रहेंगे। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं कि इसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है बताया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट जो है बताया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारी अथॉरिटीज के ऊपर रहेगा, यानी संविधान के हिसाब से ही सबको यहाँ पे चलना है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। ठीक है। देन सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो नेचर है हमारे देश का ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट बताया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया है। यानी सरकार जो है वो संविधान में कोई ऐसा बदलाव नहीं ला सकती है जिस बदलाव के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर कुल के या इस पर्टिकुलर वंश के लोग ही आगे जो है वो स्टेट के हेड बनेंगे, ये चीज़ नहीं हो सकती है, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है। देन सेकुलरिज्म जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, वेलफेयर स्टेट, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है डिक्लेयर किया गया है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, देन रूल ऑफ लॉ, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये सारे जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। देन इक्वलिटी, free and fair election, then independence of judiciary, limited amending power of the parliament, access to justice, then essence of fundamental rights, then power of Supreme Court under Article 32, Article 136, Article 141, Article 142, then powers of High Court under Article 226, Article 227, ये सारी जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है बताया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स बताए गए हैं। यानी पार्लियामेंट जो है कोई भी ऐसा लॉ बना के इन चीज़ों को वायलेट नहीं कर सकती है। अगर वैसा किया गया तो जुडिशरी उन चीज़ों को चेक करके उन लॉज को अगर इनकंसिस्टेंट पाया गया तो उसे वो स्ट्रक डाउन कर सकती है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। आई होप कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपको मज़ा आया होगा और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होके आप अपने सवाल जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।